अब बात करेंगे महासंग्राम 2023 की और इसी के साथ बड़ी खबर के साथ शुरुआत। गौरीशंकर बिसेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा ने हरी झंडी दिखा दी है। पार्टी ने पहले बिसेन की जगह उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट दिया था। गौरीशंकर बिसेन की भाजपा से नाराजगी आई थी सामने। बेटी मौसम बिसेन के स्वास्थ्य कारणों से गौरीशंकर बिसेन ने नामांकन पत्र भरा है। पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर मौसम का ही नाम आगे किया गया था, लेकिन अब गौरीशंकर बिसेन को ही चुनाव लड़ना होगा। गौरीशंकर बिसेन ने नामांकन दाखिल कर दिया है और ऐसे में उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट बीजेपी ने दिया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब गौरीशंकर बिसेन ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पहले मौसम बिसेन को बीजेपी ने टिकट दिया था। बीजेपी की तरफ से गौरीशंकर के लिए भी हरी झंडी मिल गई है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बालाघाट जिले से लंबे समय से विधायक रहे गौरीशंकर बिसेन एक बार फिर चुनावी मैदान में नजर आएंगे। हालांकि अगर इसके पहले अगर बात करूं तो बीजेपी ने जो अपनी अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी की थी उसमें उनकी बेटी मौसम बिसेन को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन जिस तरीके से जब नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई उस दौरान ये देखने में आया कि मौसम बिसेन की तरफ से कोई फॉर्म नहीं खरीदा गया, बल्कि गौरीशंकर बिसेन की तरफ से फॉर्म खरीदा गया और उनके द्वारा भरा भी गया था। उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि मौसम बिसेन की तबीयत ठीक नहीं रहती, जिसके चलते गौरीशंकर बिसेन ने अपना पर्चा भरा है। हालांकि कल के पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद एहतियात के तौर पर ये पर्चा भरा गया है, मौसम बिसेन भी पर्चा भर सकती है और गौरीशंकर बिसेन भी पर्चा भरेंगे और जिसके पर उसके बाद पार्टी जो भी फॉर्म है वो जारी करेगी। लेकिन जिस तरीके से गौरीशंकर बिसेन ने केवल पर्चा भरा है, मौसम बिसेन ने पर्चा नहीं भरा, इसका मतलब साफ है कि पार्टी ने उनके पक्ष में भी फॉर्म जारी किया है और पार्टी कहीं न कहीं इस बात को ये मान गई थी कि गौरीशंकर बिसेन ही एक बार फिर मैदान में होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका टिकट कटा था तो कई कुछ नाराजगी की भी खबरें सामने आई थी। हालांकि गौरीशंकर बिसेन ने अधिकृत तौर पर कुछ नहीं कहा था। उन्होंने साफ कहा था कि पार्टी का जो फैसला है वो सर्वोदार है, लेकिन अब क्योंकि नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है इससे अब साफ हो गया कि गौरीशंकर बिसेन इस बार बालाघाट के मैदान में नजर आएंगे। जी ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो वहीं आज कमलनाथ के आवास पर रीवा और सीहोर के दो नेता कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं। भाजपा नेता जसपाल सिंह अरोड़ा भी कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। रीवा के बीजेपी नेता विकास तिवारी भी हो सकते हैं शामिल कांग्रेस में। 200 से ज्यादा प्रतिनिधियों के साथ वो कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। सीहोर के कद्दावर भाजपा नेता जसपाल अरोड़ा भी जा सकते हैं कांग्रेस में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है दो नेताओं को लेकर? क्या आज वाकई में सदस्यता कांग्रेस की वो ले लेंगे? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी है वो उसी तरह की है कि भले ही चुनाव बहुत नजदीक आ गया हो और नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी दल बदल का दौर जो है वो लगातार जारी है। जो खबरें हैं कि कमलनाथ अब से कुछ देर बाद जो है राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और उनके बंगले पर रीवा और सीहोर के दो बड़े नेता अपने समर्थकों के साथ आज कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। जिसमें अगर सीहोर की बात करूं तो क्योंकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो इलाका है और ऐसे में वहां से बीजेपी के बड़े नेता कहे जाते हैं जसपाल सिंह अरोड़ा, वह अपने कुछ समर्थकों के साथ राज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही जो बात करें तो जो एक पंचायत राज संगठन के मध्य प्रदेश के संयोजक है विक्रम तिवारी और जो जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के साथ जो रीवा के एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है, यानी बिंद में और सीहोर से दो बड़े नेता आज कमलनाथ के साथ सैकड़ों समर्थकों के साथ आज उनका दामन, कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। एमपी में बीजेपी के दिग्गज संभालेंगे मोर्चा और इसी के साथ प्रचार अभियान की वो कमान संभालेंगे। मालवा और विंध्य से आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 नवंबर को रतलाम का दौरा प्रस्तावित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 नवंबर को रीवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अब जो बड़े चेहरे हैं वो आपको मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत जल्द 4 नवंबर को जो प्रस्तावित दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रतलाम का, वो भी देखने को मिल सकता है और 3 नवंबर को जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। एमपी में दिग्गज जब कमान संभालेंगे प्रचार प्रसार की, अभियान की। पीएम मोदी और जेपी नड्डा के दौरे प्रस्तावित है। फिलहाल मालवा और विंध्य से इसका आगाज होगा।
रतलाम जाएंगे प्रधानमंत्री। प्रस्तावित दौरे के हिसाब से 4 नवंबर को रतलाम आ सकते हैं पीएम। जेपी नड्डा 3 नवंबर को रीवा में जनसभा करेंगे और एमपी में कई बड़े दिग्गज इसी सिलसिले में नजर आएंगे। शुरुआत बड़े शहरों से और फिर इसी तरह आगे प्रचार प्रसार का सिलसिला देखने को मिलेगा। तो वहीं दिल्ली में सोमवार देर रात को एमपी के दिग्गज नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। एमपी चुनाव में कमलनाथ और दिग्विजय के बीच मनमुटाव की चर्चा को लेकर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। देर रात तक ये बैठक चली। राहुल गांधी भी इस दौरान मीटिंग में मौजूद रहे। हालांकि उन्होंने मीटिंग के बाद मीडिया से कोई बात नहीं की। बात करने की कोशिश भी की गई, बावजूद इसके किसी ने कोई बात नहीं की, क्योंकि अभी कोई ये नहीं चाहता कि इस मीटिंग को लेकर कोई भी बातें बाहर आए। फिलहाल कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो मनमुटाव है और जो असंतुष्टि वाली स्थितियां हैं कांग्रेस में, उसको दूर की जाए। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से निकल रहे हैं। राहुल सर, एक सवाल, हालांकि देखा जाए तो राहुल गांधी अब निकल चुके हैं और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बैठक थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। और जिस तरह से देखा जाए कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी, जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि क्या होगा, क्या उन दोनों के बीच में दोस्ती का जो एक रिश्ता जो है वो बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन जिस तरह से एक गतिरोध चल रहा है मध्य प्रदेश को लेकर, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए तमाम बातों को लेकर चल रहा है, और खास तौर पर जिस तरह से कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और दिग्विजय सिंह के बीच में एक बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। और इस तरह की बातें जो सोशल मीडिया पे भी चल रही थी। हालांकि इस मामले को लेकर किस तरह से एक समाधान करना है, जिस तरह से इस मामले को लेकर बातचीत का एक मसौदा तैयार करना है, इस बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनके आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। और कहा जा सकता है कि इस मामले पर औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट का भी इंतजार किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। तो वहीं सिवनी के केवलारी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी राकेश पाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक ठाकुर रजनीश सिंह के कद का मजाक उड़ाया। राकेश पाल सिंह ने नामांकन रैली के कार्यक्रम के भरे मंच से कई बार हाथ से इशारा कर ठाकुर रजनीश सिंह के छोटे कद का मजाक उड़ाया है। मड़ई मेलों ने नाचने वाला तक कह दिया। यही नहीं, देहाती भाषा का शब्द टिनपा कहकर भी टांग खींची है। आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो अपने को किसान का बेटा कहते हैं, उनका वो वाला लग गई। वो राज आपको जानना चाहिए, वो राज उनके पास नहीं है सिवाय भ्रष्टाचार के पैसों के अलावा। आज मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं, वही टेनपा रिश्ते में आप जीरो से हीरो कैसे बने, झोपड़े से महलों में कैसे रहने लग गए, ये राज हमको बताए। तो वहीं आगर मालवा से बीजेपी प्रत्याशी मधु गहलोत नामांकन के आखिरी दिन फफक कर रो पड़े। मधु गहलोत नामांकन के आखिरी दिन आयोजित प्रचार रैली में जब मतदाताओं से समर्थन की अपील कर रहे थे, इस दौरान उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। अब देखिए किस तरीके से भावुक हो गए और फफक कर रोने लगे। एक बार जयकारा लगाइएगा और आगर के हर कोने में गुजा दीजिएगा कि मधु भैया जीतने। तेरे भाई भी वही है, तेरा पिता भी वही है। मैं इस सागर विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा। आप लोग अगर मेहनत करना चाहते हो मुझे जिता देना, और नहीं तो मैं ता जीवन यही रहूंगा। मेरा जीना भी यही, मरना भी यही। तो अब तक आपने सिर्फ सुना होगा कि नेता मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन क्या कभी नेता को ताल ठोकते देखा है? नहीं देखा तो आज हम आपको दिखाते हैं कि ताल कैसे ठोकी जाती है। ताल ठोकने की ये तस्वीर दमोह से सामने आई है, जहां से कांग्रेस के मौजूदा विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन ने सरेआम ताल ठोकी और ये संदेश दिया कि चुनाव दमखम के साथ लड़ा जाएगा। दरअसल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख को अजय टंडन लोगों के हुजूम के साथ कलेक्ट्रेट जा रहे थे। इस दौरान वो अचानक जीप के ऊपर आ गए, बैंड की धुन पर नाचने लगे और देखते ही देखते उन्होंने ताल ठोकना शुरू कर दिया। अजय टंडन का कहना है कि वो खिलाड़ी हैं और भाजपाइयों को खेल
दिखाएंगे। देखो भैया, हम खिलाड़ी लोग हैं, हम जन्मजात खिलाड़ी हैं, हम हैं खिलाड़ी। इन्हें खेल हम सिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। यानी हम खिलाड़ी लोग हैं और खेल से हमारा विशेष, आप सबको पता है, अगर दमोह में कहीं खेल हो रहा है तो हम वहाँ अपनी हाजिरी बजाने जरूर जाते हैं। खिलाड़ी भावना का हम परिचय देते हैं। हमने ताल ठोकी। क्या संदेश दिया है ताल ठोक के ये संदेश दिया है कि अपनी अपनी दम लगा लो, जीत कर हम आएंगे। तो ये ताल ठोकना आपने भी देख लिया होगा। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों और समर्थकों का हुजूम देखने को मिला। निर्वाचन कार्यालय में ये भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान एक ऐसा प्रत्याशी भी देखने को मिला जो नए और अनोखे अंदाज में नामांकन दाखिल करने पहुंचा था। दरअसल निर्मल दिवाकर नाम के प्रत्याशी घोड़े पर सवार होकर नामांकन भरने पहुंचे थे, जिन्हें हर कोई हैरत भरी निगाहों से ही देख रहा था। और अब एक नजर हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चुस्की पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चाय की चुस्की में। मैं हूं हरीश द्विवेदी। हम देखेंगे कि सीधी में क्या है सियासी मुद्दे और क्या है सीधी की राजनीति और क्या है यहाँ उबाल। तो चाय जिस तरीके से खौल रही है और इसी तरीके से यहाँ की अब राजनीति भी खौलना शुरू हो गई है। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं जो चाय के लिए बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और चाय को सभी को एक अच्छा खासा इंतजार है कि चाय आए, चाय की चुस्की ले और राजनीतिक चर्चा करें। तो ऐसे में सबसे पहले हमारे साथ यहाँ तमाम जो मेहमान हैं उनसे समझते हैं कि सीधी की क्या राजनीति है और कैसे यहाँ के लोग जो हैं वो मतदान करेंगे। तो साहब, कैसे देखते हैं सीधी को कि लोग, सीधी के जो लोग हैं तो मतदान कैसे करते हैं, किन मुद्दों पे करते हैं? देखिए, सीधी का मतदान किसी नाम पर नहीं है, किसी पार्टी पर नहीं है, किसी वर्ग पर नहीं है। सीधी का मतदान खाली विकास के मुद्दे पर है। जिसने विकास सीधी में किया है उसको मतदान होगा। आपका क्या मानना है, कैसे देखते हैं सीधी को? सीधी को तो लगातार हम देख रहे हैं भाजपा मय है और भाजपा मय रहेगी भी। इसके लिए ये नहीं है कि भाजपा जब से हमारी ये सरकार आई है, लगभग 15 शिवराज सिंह जब से आए हैं तब से निरंतर विकास की एक कड़ी बैठ गई है। हमें याद है कि राज बब्बर जी एक बार सपा में थे तो चुरहट में आए थे तो उन्होंने कहा था रोड पे गड्ढा है कि गड्ढे पे रोड है, हमको समझ में नहीं आती। आज मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप एक गांव से शुरू करें, जिस गांव पे आपको जाना हो उधर चले जाइए और जाके बताइए कहाँ रोड नहीं गई है। विकास बोलता है, काम बोलता है, इसके मुद्दे पर भाजपा ठीक है, विकास बोलता है और काम बोलता है। तमाम कांग्रेस पे आरोप लग रहे हैं और गड्ढे पे सड़क की बात आ रही, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि सीधी का विकास तो तब से ठप हुआ है जब से भाजपा की सरकार आई है। सीधी में अभी आप चुनावी घोषणा की बात छोड़ दें, जो सीधी का स्टेडियम रहा, जो सीधी की अस्पताल रही, जो सीधी का बस स्टैंड रहा, वो 20 साल पहले से था। विकास का पैमाना आप दूसरे शहर से देखिए, आप रीवा देखिए, शहडोल देखिए, जहां देखिए तो उसमें आपको समझ में आएगा कि सीधी का विकास रोका गया है, सीधी का विभाजन किया गया है, सीधी का रोजगार छीना गया है, सीधी का राजस्व छीना गया है। सीधी के जो लोक महत्व के कार्यालय थे, सरकारी कार्यालय जहां जनता जाती थी काम कराने, उसको सीधी से तोड़ के सिगरौली ले जाया गया है। और जो छोटे छोटे काम के लिए, जैसे मान लो आपको नक्शा पास कराना हो, घर बनवाना हो, टाउन प्लानिंग का कार्यालय सिगरौली चला गया। तो सीधी के साथ दुर्भाग्य ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के खासकर शिवराज सिंह चौहान ने सीधी को गोद लिया था 2006 में, और गोद लेने के बाद सीधी की जनता ने जब उनको नकार दिया तो सीधी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया कि सीधी का विकास रोका। सीधी से कोई मंत्री इसलिए नहीं बना आज तक कि सीधी का विकास न हो जाए, तो सीधी से उनको नफरत थी, सीधी से वो सौतेला व्यवहार करते थे। इसीलिए सीधी में आज भी रोजगार के कोई न अवसर है। जैसे भी हमारे एक भाई ने कहा कि रोजगार मिल रहा है, रिकॉर्ड बता रहा है मध्य प्रदेश में 40 लाख युवाओं ने रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया है और 21 लोगों को रोजगार मिला है। पूरे प्रदेश की स्थिति है। ठीक है, तो तमाम आरोप जो लग रहे हैं तो उनका खंडन भी हो रहा है और आम आदमी है उस कैसे देखते हैं आप सीधी को?
सीधी की हालत तो बद से बदतर कर दी है, दोनों ने मिलके हैं, चाहे भाजपा हो और कांग्रेस हो, दोनों ने मिलके बद से बदतर कर दी है। सीधी की हालात ये है कि आज भी लोगों के पास ये अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि 24 घंटे बिजली मिल रही है, 6 घंटे बिजली मिल पा रही है, लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है, लोगों को किसी तरह की सुविधाएं नहीं है, लोगों को खाद भी नहीं मिल पा रहा है, सड़कें नहीं है। आज भी गाँव में चले जाइए, लाइट के खंभे नहीं मिलेंगे, लाइट की बात तो छोड़ दीजिए 24 घंटे की, ठीक है ना। तो जो विकास किया है इन्होंने अपने नेताओं का विकास किया है। हकीकत में जनता की अगर बात करें, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की। दोनों ने मिलकर इन 70-75 सालों में जनता को लूटने का काम। ठीक है, 75 सालों पे जनता को लूटने का काम किए हैं। कैसे देखते हैं सीधी में गांव का विकास नहीं हुआ, सीधी का विकास नहीं, नेताओं का विकास हुआ? देखिए, पहली चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जहां आप खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की रोड बनवाई हुई है। जो ये स्टेडियम की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, स्टेडियम पहले था लेकिन वहाँ कुत्ते बिल्ली और भैंस लौटा करती थी, आज वो चकाचक है, 24 घंटे वहाँ लाइट उपलब्ध है। और दूसरी चीज़ हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, पहले 40 बिस्तर का हॉस्पिटल था और आज 400 बिस्तर से प्लस हॉस्पिटल है। विकास के लिए हमने एजुकेशन के क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय, एक्सेलेंसी विद्यालय और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमने, चिकित्सा मेडिकल कॉलेज, हर जिले में हमारी प्रदेश सरकार ये चाह रही कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले, इस विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिले। दूसरी चीज़ में ये कहना चाहूँगा इसके अपोजिट कि कांग्रेस ये बताया कि जब कमलनाथ सरकार की 15 महीने के लिए आए थे तो उन्होंने गरीबों को संबल योजना के अंतर्गत अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपए मंत्री थे, उस राशि को उन्होंने बंद करवा दिया था। लाडली लक्ष्मी योजना को बंद करवा दिया था, किसान सम्मान निधि बंद करवा दी थी, गरीबों के लिए आवास मिल रहा था वो बंद करवा दिया था। और लेकिन आईफा अवार्ड कराने के लिए, हीरोइन नाच कराने के लिए इनके पास पैसे थे। पूरे विधानसभा में सोशल मीडिया की एक अहम भूमिका है और सोशल मीडिया जो है तो तमाम जो बातें हैं तो बहुत अंदरूनी तरीके से बहुत जल्दी पहुंचाने का काम कर रही है। कैसे देखते हैं तिवारी जी सोशल मीडिया? देखिए, आज के डेट पे हरीश जी सबसे पहले तो ये बता दें, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम हमारी बात को तत्काल लोगों के पास पहुंचाते हैं। लेकिन ये विषय आज सोशल मीडिया का नहीं, यहाँ पे बात चल रही है सीधी के विकास की। आज सीधी के दोनों तरफ रिंग रोड है, एक तरफ बन गई है बाईपास जहाँ पे आप अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तिवारी जी, चुनाव में सोशल मीडिया एक अहम भूमिका अदा कर रही है और अब प्रचार प्रसार में भी एक, मैं बाहर सीधर से सवाल लूंगा, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों की इस बार विधानसभा चुनाव में? कैसे नेता को देख के वोट करेंगे, पार्टी को देख के वोट करेंगे या विकास को देख के वोट? विकास को देख के वोट करेंगे। आप युवा मतदाता है, कायम है उस पे, पूरे युवा कायम है कि हम विकास को देख के ही वोट करेंगे? विकास को देख के, विकास हुआ ही क्या बीजेपी काल में? नहीं हुआ है। तो आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। विकास नहीं हुआ, बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ है, विकास के नाम पर जीरो है बीजेपी सरकार यहाँ। कैसे विकास कैसे चाहिए? कैसे विकास जैसे रोड, नाली, बिजली, पानी सब में जीरो है। बिल्कुल। तो आपका कहना है कि सब में जीरो है, तो तमाम मुद्दे भी हैं, चाय अच्छी कड़क है। कैसे देखते हैं सीधी की राजनीति कितनी कड़क? सीधी की राजनीति जो है बहुत गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? मैं किसान हूँ, मजदूर हूँ, किसान की स्थिति खराब है, मजदूर की स्थिति खराब है। आप 10 बजे देखेंगे लालता चौराहे में भीड़ लगी रहती है, मजदूरों को कभी काम मिलता है कभी नहीं। क्या मुद्दे देखने को मिल रहे हैं? सबसे पहले आपको बताऊं, संगरौली में बिजली उत्पादन होती है, भाजपा सरकार यहाँ 8 रुपए पर यूनिट देती है। विंध्य का सबसे बड़ा पावर जो है सोलर प्लांट हमारे रीवागुड़ में है, लेकिन यहाँ की जनता को लूटा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रोजगार और शिक्षा और बेरोजगारी जो तमाम मुद्दे हैं वो उभर के आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सीधी में इस दफा कौन सा मुद्दा हावी है? पार्टी के प्रत्याशी हावी है या पार्टी हावी है या जातिगत मुद्दा हावी है या राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ हावी है? देखिए, आपको पहले धन्यवाद चाय पर चर्चा के लिए। वास्तव में जो कांग्रेस सरकार थी आज के कुछ वर्ष 18 वर्ष पूर्व, उनकी जो विचारधाराएं थी वो भी शोषण में थी। फिर इसके बाद भाजपा सरकार आई, ये तो टोटल पक्षपात और शोषणवाद का गढ़ है। काम करने के लिए कोई भी सीट पर बैठेगा तो थोड़ा बहुत खाने के लिए वो कुछ करेगा 10 पैसे अगर फील्ड में खर्च करेगा 80 पैसे रखेगा, करेगा नहीं तो रखने को पाएगा कहाँ से? तो ये सब करते हैं। हम समाजवादी पार्टी है, हम एक विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, गद्दी के प्रेमी हैं ये लोग और हर हालत में गद्दी चाहिए, इसके लिए कुछ भी हद तक जाने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात से तो मैं भी ताल्लुक रखता हूँ, क्योंकि सीधी के विधानसभा का नाम जरूर सीधी है लेकिन सीधी की राजनीति हमेशा ही टेढ़ी रही है।